आज मैं आपके साथ जिस नॉवेल की समरी डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है द मिस्टीरियस अफेयर एट स्टाइलस। लेखिका हैं अगाथा क्रिस्टी। तो शुरू करते हैं कहानी की समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब आर्थर हेस्टिंग्स अपनी आप बीती सुना रहा है। वो इस कहानी का सूत्रधार है। वह हमें बताता है कि आखिर उस बहुचर्चित स्टाइलस केस में क्या हुआ था। कहानी रोचकतापूर्ण प्रथम विश्व युद्ध के समय में बुनी गई है। इस केस में विशेष भूमिका निभाने वाले डिटेक्टिव हरक्यूल्स पॉयरेट और स्टाइलस परिवार के सदस्यों के अनुरोध पर आर्थर हमें ये कहानी सुनाता है। प्रथम विश्व युद्ध में घायल होकर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आर्थर अपने सीनियर ऑफिसर और घनिष्ठ मित्र जॉन कैवेंडिश के घर, जो कि स्टाइलस नाम की एक जगह पर है, वहां जाता है। जॉन का घर आलीशान है, जहां वह अपनी पत्नी मैरी और भाई लॉरेंस के साथ रहता है। लॉरेंस ने ऐसे तो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की है, परंतु अब वो पैसे देके महंगे पब्लिकेशंस में अपनी लिखी कविताएं छपवाता है। उसकी लिखी कविताएं वास्तविकता में बहुत ही बेकार हैं। जॉन के साथ ही रहती है एक अनाथ लड़की सिंथिया, जो पास के हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी में काम करती है। वहाँ वो दवाइयाँ देती है। और उनके साथ ही रहती हैं जॉन और लॉरेंस की 70 वर्षीय माँ, जिन्होंने अभी अभी अपने उम्र से 20 साल छोटे पुरुष से पुनर्विवाह किया है। दरअसल जॉन और लॉरेंस के माता पिता पहले ही मर चुके हैं और इमली उनकी सौतेली माँ है। इमली ने अपनी पुरानी दोस्त एवलिन हावर्ड के दूर के रिश्ते के कज़न एल्फ्रेड एंगलथ्रॉप से शादी की है। एवलिन हावर्ड इमलिन की दोस्त भी हैं, साथ ही उनके घर में हेड स्टाफ की पोजीशन पे भी नियुक्त हैं और सारे नौकर नौकरानियों की गतिविधियों पे ध्यान रखती हैं। एवलिन अपने काम में बहुत माहिर हैं और घर की बागडोर उन्होंने अच्छे से संभाली हुई है। जब आर्थर पहली बार एल्फ्रेड एंगलथ्रॉप यानी जॉन के सौतेले पिता से मिलता है तो उसे वो अच्छे नहीं लगते। वो उनकी आंखों में हैवानियत देख सकता है। इसके साथ ही वहाँ एक और शख्स भी आता जाता रहता है, जिसका नाम डॉक्टर बोरिस्टीन है। उन्होंने जहर के संबंधित दवाइयों में बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है। स्टाइलस में जॉन के घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जॉन के सौतेले पिता एल्फ्रेड के बारे में अफवाह है कि उनका चक्कर पास की रहने वाली एक किसान की पत्नी के साथ चल रहा है। सबको शक है कि डॉक्टर बोरिस्टीन, जो जॉन के घर में वक्त बेवक्त आते रहते हैं, उनका अफेयर जॉन की सुंदर पत्नी मैरी के साथ चल रहा है। वह मैरी पर बुरी नज़र रखते हैं। जॉन की सौतेली माँ मिसेस इंगलथ्रॉप जो हैं, उनका डॉक्टर बोरिस्टीन के साथ अक्सर पार्टियों में देखा जाना आम बात है। वे वहाँ जाती हैं, वहाँ बड़े बड़े सरकारी अफसर आते हैं। डॉक्टर बोरिस्टीन बेधड़क जब चाहें जॉन के घर आते जाते रहते हैं। फिर अचानक 7 जुलाई के एक गर्म दिन जॉन के घर में माहौल भी बहुत गर्म हो जाता है, जब उनकी जो हेड स्टाफ हैं एवलिन हावर्ड, उनका जॉन के सौतेले पिता के साथ एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है, जिससे एवलिन इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं कि वो अपना सामान पैक करके घर छोड़ के जाने लगती हैं। जाते वक्त वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि जॉन का जो सौतेले पिता हैं एल्फ्रेड, वो पैसे के लालची हैं और पैसे के लालच में ही आकर उन्होंने उम्र में अपने से 20 साल बड़ी एक औरत एमिली से शादी कर ली। उनको पूरा यकीन है कि एक दिन वो पैसे के लिए अपनी प्यारी पत्नी का खून भी कर देगा। आखिर कौन युवक होगा जो 20 साल बड़ी एक औरत से शादी करता है? वो आर्थर से कहती हैं कि उसके जाने के बाद उसे ही अब इस घर की देखभाल करनी है, खासकर कि जॉन की सौतेली माँ की। लगभग 1 हफ्ते से ऊपर का समय बीत जाता है। घर में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था जब आता है 16 जुलाई का दिन। ये दिन बहुत खास महत्व रखता है इस कहानी में। उस दिन सोमवार था और रात को वहीं गांव में एक समारोह होना था, जिसमें जॉन की सौतेली माँ एमिली को एक कार्यक्रम में युद्ध पर लिखी एक कविता सुनानी थी।
सभी दिन भर इसी काम में लगे रहते हैं और रात को यह प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से होता है। सिंथिया भी इस कार्यक्रम में अपने दोस्तों के साथ हिस्सा लेती है और रात वहीं अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर रुक जाती है। सारे बहुत थके हुए थे। जब वो घर आते हैं तो जॉन की जो सौतेली माँ है इमली, वो जल्दी ही अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। सोने से पहले उन्हें कुछ ज़रूरी खत भी लिखने थे। अगले दिन इमली बहुत देर तक सोती रहती हैं। कार्यक्रम में व्यस्त होने की वजह से शायद वो बहुत थकी हुई थीं और आर्थर लॉरेंस के साथ सिंथिया के हॉस्पिटल जाता है, जहां वो डिस्पेंसरी में काम करती है। सिंथिया की डिस्पेंसरी में एक विशेष अलमारी है जिसमें वो कुछ खास तरह के जहर रखती है। कई बार जहर कम मात्रा में दवाई में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी में से एक जहर है जिसका नाम है स्ट्रिक्नीन। सिंथिया और आर्थर किसी काम से बाहर जाते हैं और लॉरेंस का ध्यान उस कबर्ड में रखी उस जहर की शीशी पर पड़ता है। क्योंकि लॉरेंस ने भी कभी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, इसीलिए उसका इंटरेस्ट था इन दवाइयों में, तो वह उस शीशियों को उठा के देखने लगता है। फिर ये तीनों वहाँ से निकल के पोस्ट ऑफिस जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ स्टैम्प्स लेने थे। वहाँ पर इस कहानी के प्रमुख किरदार पॉयरेट से उनकी मुलाकात होती है। पॉयरेट इस कहानी में ही नहीं, अगाथा क्रिस्टी की ज़्यादातर कहानियों में डिटेक्टिव का रोल निभाते हैं। वो नाटे कद के घनी मूँछों वाले आदमी हैं और पेशे से डिटेक्टिव हैं। वह आर्थर के पुराने दोस्त हैं और इस वक्त स्टाइलस में एक शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। सिंथिया उन्हें जानती है क्योंकि जो उनकी मालकिन है इमली, वो शरणार्थियों की खास मदद करती हैं। अब पॉयरेट इमली के बहुत शुक्रगुजार हैं। पॉयरेट एक तीव्र बुद्धि के आदमी है और आर्थर उनसे बहुत प्रभावित हैं क्योंकि आर्थर भी मन ही मन एक जासूस बनना चाहते हैं। पॉयरेट से मुलाकात के बाद जब वे घर पहुंचते हैं तो घर का माहौल ठीक नहीं है। इमली, जॉन की जो सौतेली माँ हैं, वो बहुत गुस्से में हैं और उनकी एक नौकरानी है जिसका नाम डॉर्कस है। वो उससे कहती हैं कि उनके कमरे में आग जला दें। कोई इस पर ध्यान नहीं देता। बाद में ये बात सामने आती है कि आखिर इमली ने उस दिन कमरे में आग क्यों जलवाई थी, जबकि वो एक बहुत ही गर्म दिन था। खैर, बाद में सारे शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं। ये लोग खाना शाम को इसलिए जल्दी खाते थे क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था और इमली के अनुसार उन्हें ज़्यादा पैसे फालतू खर्च नहीं करने चाहिए थे, इसीलिए लंच नहीं बनता था और लंच और डिनर दोनों मिला के लगभग शाम के 6-7 बजे इन लोग अर्ली डिनर कर लेते थे, जिससे युद्ध में जो खाद्यान्न की कमी है उससे किसी को भी दिक्कत ना हो। खैर, कहानी में आगे चलते हैं। सारे शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं और कॉफ़ी पीने के लिए बैठ जाते हैं। इमली यानी जॉन की सौतेली माँ अपनी नौकरानी से कहती हैं कि उनकी कॉफ़ी उनके रूम में ही ले जाएं। और तभी वहाँ पर उनके पति मिस्टर इंगलथॉर्प भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपनी पत्नी की कॉफ़ी खुद ही कमरे में ले जाएंगे। एल्फ्रेड अपनी पत्नी के लिए कॉफ़ी उठा के अंदर जा ही रहे थे, तभी वहाँ डॉक्टर बोरिस्टीन आ जाते हैं। डॉक्टर बोरिस्टीन की आवाज़ सुन के एमिली भी बाहर आ जाती हैं। सारे थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद डॉक्टर बोरिस्टीन वापस चले जाते हैं और एमिली अपनी जो मेड थी उससे कहती हैं कि वो उनका डिस्पैच केस यानी एक छोटा सा बक्सा था जिसमें वो अपने बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स रखती थी, वो उनके कमरे में लेकर आ जाएं। एल्फ्रेड सबसे कहते हैं कि वो ज़रा बाहर टहलने जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी उनका इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो बाहर के दरवाजे की चाबी साथ लेके जा रहे हैं। वो जब आएंगे तो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएंगे। वो बहुत ही काली और डरावनी रात थी। रात को लगभग 12 बज चुके थे जब घर में एक हंगामा मच जाता है, जब सबको मालूम पड़ता है कि इमली यानी मिसेस इंगलथॉर्प, जॉन की सौतेली माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मुसीबत की बात यह थी कि इमली का कमरा जो था वो अंदर से बंद था और उनके कमरे के बगल में सिंथिया सो रही थी, उसका कमरा भी अंदर से बंद था। सिंथिया इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि इतना हंगामा मचने पर भी वो जागती नहीं। ये जो घर था जॉन का, ये लगभग 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में मिस्टर और मिसेस इंगलथॉर्प यानी कि उसके सौतेले माँ बाप रहते थे
और उन्हीं के कमरे से जुड़ा हुआ सिंथिया का कमरा था। दूसरे हिस्से में जॉन और लॉरेंस रहते थे। उस दिन मिसेस इंगलथ्रॉप की जब तबीयत बिगड़ती जा रही थी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तब उनके पति मिस्टर इंगलथ्रॉप वहाँ पर थे ही नहीं। वो घर पे ही नहीं थे। वो जब रात को टहलने गए थे तो शायद वो घर लौटे ही नहीं। जब कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता, सारे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, तब आर्थर, जॉन और लॉरेंस मिलके अपनी जो एमिली था उनका कमरा का दरवाज़ा तोड़ देते हैं, लेकिन वो अपनी माँ को बचा नहीं पाते। उनके फैमिली डॉक्टर भी वहाँ आते हैं, पर सब बेकार हो जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर बोरिस्टीन भी आ जाते हैं और बताते हैं कि एमिली को जहर दे के मारा गया है, इसीलिए उनका पोस्टमार्टम होगा और वो कमरा लॉक कर दिया जाता है। तभी आर्थर को अपने डिटेक्टिव दोस्त पॉयरेट की याद आती है और वो पुलिस के आने से पहले ही उसे बुलाना चाहते हैं। जॉन इसकी इजाज़त दे देता है। पॉयरेट वहाँ आते हैं और मिसेस इंगलथ्रॉप के कमरे का अच्छे से गहन निरीक्षण करते हैं। उन्हें विशेष रूप से वहाँ कारपेट पे कुछ गिरा हुआ दिखाई देता है जो अभी तक गीला है। वो शायद कोई पदार्थ है ऐसा जो अभी तक हल्का गर्म भी है। ज़मीन के एक कोने में उन्हें सफ़ेद रंग की कैंडल का वैक्स दिखता है, जबकि वो ध्यान देते हैं कि उस कमरे में जलने वाली कैंडल गुलाबी रंग की थी। साथ ही साइड टेबल पे रखा हुआ एक कप था जो नीचे गिर चुका था और वो इतना चकनाचूर हो चुका था जैसे उसका बिल्कुल पाउडर बनाया गया हो। साथ ही वो घर के अन्य सदस्यों से भी, नौकरों से भी पूछताछ करते हैं। उन्हें घर के माली से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि मिसेस इंगलथ्रॉप ने एक दिन पहले ही दोपहर को एक नई वसीयत बनाई थी और दोनों मालियों से उस पर दस्तखत भी कराए थे। बाद में पॉयरेट को मिसेस इंगलथ्रॉप के जो कमरे में एक फायर प्लेस था उसमें से वसीयत के कुछ जले हुए अंश मिलते हैं। नौकरानी डॉर्कस उन्हें बताती है कि मंगलवार की दोपहर यानी जिस रात एमिली की हत्या हुई थी उस रोज़ जॉन की पत्नी मैरी और उनकी सास यानी एमिली की बहुत बहस हुई थी। उस दिन एमिली ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और मैरी से कह रही थी कि इस घटना का उससे कोई संबंध नहीं। उन्होंने एक कागज़ के टुकड़े को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था जिसे मैरी बार बार मांग रही थी, लेकिन वो देना नहीं चाहती थी। पॉयरेट को अपने सूत्रों से ये भी मालूम पड़ता है कि उसी मंगलवार की दोपहर को जब मैरी से मिसेस एमिली की लड़ाई हुई थी, उसे कुछ देर पहले ही उनकी लड़ाई किसी अन्य शख्स से भी हुई थी, शायद किसी मर्द से, पर वो कौन था किसी ने देखा नहीं था। संयोगवश हत्या वाली रात को जिस कप में सबने कॉफ़ी पी थी वो अभी भी टेबल पे ही रखे थे, इसीलिए पॉयरेट उनका टेस्ट करवाने के लिए उन्हें लैब भेज देता है। आश्चर्य की बात यह थी कि जिस जहर से मिसेस इंगलथ्रॉप को मारा गया था वो जहर तो लेते ही तुरंत असर करता है। अगर उन्होंने कॉफ़ी पी थी जो लगभग रात के 8 बजे पी गई थी तो उसका असर आने में 4 से 5 घंटे कैसे लग गए। पुलिस को डॉक्टर बोरिस्टीन पर और मिस्टर इंगलथ्रॉप पर शक है और तहकीकात चल रही है। साथ ही केस भी शुरू हो चुका है। अगले ही दिन आर्थर को मालूम पड़ता है कि डॉक्टर बोरिस्टीन को गिरफ्तार किया गया है। सबको शक है कि वो कातिल हैं, पर सच्चाई तो कुछ और ही निकलती है। दरअसल डॉक्टर बोरिस्टीन एक जर्मन जासूस थे जो मिसेस इंगलथ्रॉप से दोस्ती करके पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाते थे और विश्व युद्ध के दौरान ज़रूरी जानकारी अपने मुल्क को पहुंचाते थे। साथ ही ये बात भी खारिज कर दी जाती है कि जॉन की पत्नी मैरी का उनके साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, क्योंकि उन्होंने ऐसी अफवाह जानबूझ के उड़ा रखी थी जिससे वो वक्त बेवक्त उनके घर आ जा सकें। मैरी यह बात बताती है कि डॉक्टर बोरिस्टीन में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह आर्थर को यह भी बताती है कि वह इस घर में खुश नहीं है और शायद अपने पति से अब वह प्रेम भी नहीं करती। वो यह नहीं बताती कि उस दोपहर उसकी अपनी सास मिसेस इंगलथ्रॉप से विवाद किस विषय पे हुआ था। इधर शक जाता है मिस्टर इंगलथ्रॉप पर, क्योंकि कॉफ़ी में जहर वो भी मिला सकते थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि 8 बजे पी हुई कॉफ़ी का असर इतनी देर से क्यों हुआ। पॉयरेट पता लगाते हैं कि मिसेस इंगलथ्रॉप रात को कई बार कोको भी पिया करती थी। शायद जहर जो है वो कोको में मिलाकर उन्हें दिया गया हो, लेकिन जो जहर जिससे उन्हें मारा गया था वो इतना कड़वा होता है
कि उसका स्वाद कोको में तुरंत पकड़ा जा सकता है, जबकि कॉफ़ी की कड़वाहट में वो स्वाद दबके रह जाएगा। शक की सुई लॉरेंस की तरफ भी जाती है, क्योंकि उस रोज डिस्पेंसरी में जहर की शीशी उसने भी छुई थी। शक सिंथिया पर भी जाता है, क्योंकि वह रोज ही डिस्पेंसरी में काम करती थी और जहर उसके लिए खरीदना या लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। शक मैरी पर भी जाता है, क्योंकि उस रोज मिसेस इंगलथ्रॉप से हुई उसकी बहस में उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंची थी। केस के दौरान एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि सोमवार की शाम को मिस्टर इंगलथ्रॉप खुद जहर खरीदने के लिए पास की केमिस्ट की दुकान पर गए थे और केमिस्ट ने उन्हें पहचान भी लिया। पर फिर यह बात सामने आई कि उस समय तो मिस्टर इंगलथ्रॉप किसान की बेटी के साथ उसके घर पे थे। फिर ये अंदेशा लगाया गया कि मिस्टर इंगलथ्रॉप की तरह ही दिखने वाला कोई शख्स जो उन्हीं की तरह लंबा चौड़ा हो, उसने नकली मूछें लगाई, उनकी तरह कपड़े पहने और शाम के हल्के धुंधलके में वो उस केमिस्ट की शॉप पे जाकर जहर खरीद लाया। जो सिग्नेचर उन्हें मिले वो मिस्टर इंगलथ्रॉप के नहीं थे। मिस्टर इंगलथ्रॉप ने कहा कि किसी ने उनके सिग्नेचर की नकल की है। ये बात का खुलासा होते ही केस में एक नया मोड़ आ गया और शक की सुई सब पे जाने लगी, हर उस शख्स पे जो मिस्टर इंगलथ्रॉप की तरह देखने में लंबा चौड़ा था। केस धीमे धीमे आगे बढ़ता है और धीरे धीरे केस में आश्चर्यजनक रूप से सारे सबूत जॉन के खिलाफ होते चले जाते हैं और उस पर अपनी सौतेली माँ को मारने का मुकदमा चलता है। सबूत जॉन के भाई लॉरेंस के खिलाफ भी थे। शायद दोनों भाइयों को ही सज़ा हो जाएगी। पॉरेट परेशान हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जॉन ऐसा नहीं कर सकता, पर उन्हें एक आखिरी सिरा नहीं मिल रहा। उन्हें तलाश है एक ऐसी आखिरी कड़ी की जो इस गुत्थी को सुलझा देगी। मैरी पॉरेट को अंततः बताती हैं कि वो जॉन था जो उस रोज़ शाम को किसान की बेटी से मिलने गया था, ना ही कि मिस्टर इंगलथ्रॉप। यही बात मैरी को उस रोज़ मालूम पड़ गई थी। उसे मालूम पड़ गया था कि जॉन उसे धोखा दे रहा है। वह मिस्टर इंगलथ्रॉप नहीं है, बल्कि वो जॉन है जो चोरी छुपे उस किसान की लड़की से मिलने जाता है। इसी बात को लेकर मिसेस इंगलथ्रॉप से उसकी बहस हो गई थी। मिसेस इंगलथ्रॉप के हाथ में एक चिट्ठी थी जो मैरी बार बार मांग रही थी। उसे लगा था कि वो कोई प्रेम पत्र होगा जो जॉन ने उस किसान की लड़की को लिखा होगा, लेकिन बार बार मिसेस इंगलथ्रॉप बोल रही थी मैरी को कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। इस चिट्ठी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैरी अब हर कीमत पे जॉन को बचाना चाहती है। जब से जॉन के खिलाफ केस स्टार्ट हुआ है, उसे जॉन से फिर से प्रेम हो गया है। वह जानती है जॉन कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपनी सौतेली माँ का खून नहीं कर सकता। वह धीरे धीरे सारी सच्चाई पॉरेट को बताती है। वह पॉरेट को ये भी बताती है कि उसे शक था कि वो चिट्ठी जो मिसेस इंगलथ्रॉप के हाथ में है, उसमें ज़रूर जॉन के खिलाफ कोई सबूत है। इसीलिए मंगलवार की रात को कोको में नींद की गोली मिलाकर उसने अपनी सास को और सिंथिया दोनों को पिला दी थी। शायद इसीलिए जो जहर उन्हें दिया गया मिसेस इंगलथ्रॉप को, उसका असर होने में भी इतना वक्त लग गया था, क्योंकि उन्होंने गलती से नींद की गोलियां खाई थीं। इसीलिए उस रात सिंथिया इतनी गहरी नींद सो रही थी कि बगल के कमरे में इतना हंगामा होने पर भी वह जागी नहीं थी। पॉरेट को जब ये सब बातें मालूम पड़ती हैं तो वो सब बातें आर्थर को बताता है, लेकिन पॉरेट उस समय बहुत घबरा गया था, क्योंकि केस उनके हाथ से निकलता जा रहा था। जब भी पॉरेट बहुत घबराता था तो उसके हाथ बहुत ज़ोर से कांपने लगते थे। तब आर्थर उससे एक ऐसी बात कहता है जिससे पॉरेट को इस केस में एक नई दिशा मिल जाती है। आर्थर उससे कहता है कि जब उस रात वो लोग मिसेस इंगलथ्रॉप के कमरे में गए थे, जब वहाँ पर पुलिस आने वाली थी, तब वहाँ कुछ सामान टेबल पर से गिर गया था। उसमें एक फूलदान भी था। उस फूलदान को उठाते हुए भी पॉरेट के हाथ बहुत काँप गए थे। पॉरेट इस बात पे बहुत ध्यान से सोचने लगता है। उसे याद आता है कि उस रात वो मिसेस इंगलथ्रॉप के कमरे में 2 बार गया था। जब वो पहली बार गया था तब उसने ज़मीन पे गिरा हुआ वह फूलदान उठा के ऊपर मेज़ पे रखा था, लेकिन जब वो दोबारा उस कमरे में थोड़ी देर बाद गया था, जब मिसेस इंगलथ्रॉप का वो डिस्पैच केस वहाँ से गायब था,
तब फिर से वह फूलदान ज़मीन पे गिरा हुआ था और उन्होंने फिर से उस फूलदान को उठाकर ऊपर खिड़की पे रखा था। उस समय वो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया था कि इतना महत्वपूर्ण डिस्पैच केस जो वहाँ रखा था, उन्होंने पहले ही उसे क्यों नहीं उठाया। उसमें बहुत ही ज़रूरी कागजात हो सकते थे, शायद उसी समय यह केस सॉल्व हो जाता। पॉयरेट भागते हुए फिर से मिसेस इंगलथ्रॉप के कमरे में जाते हैं और बहुत खुशी खुशी वहाँ से कागज़ के 3 टुकड़े लेकर लौटते हैं। पॉयरेट सबको, पूरे परिवार को एक हॉल में इकट्ठा करते हैं। वो बताते हैं, दरअसल मिसेस इंगलथ्रॉप को मारने वाला दिन तो सोमवार था, 16 जुलाई, ना कि मंगलवार। सोमवार का दिन निश्चित किया गया था, जिस दिन उन्होंने वॉर के ऊपर उस सम्मेलन में कविता सुनाई थी। उसी रोज़ जहर देके उन्हें मारना था। पॉयरेट को यह भी मालूम पड़ा था कि अगले रोज़ यानी मंगलवार की सुबह एक मिस्त्री आया था, जिसने मिसेस इंगलथ्रॉप के कमरे की जो बेल थी उसके कटे हुए रस्सी की मरम्मत की थी। पॉयरेट को उसी दिन शक हुआ था कि आखिर यह रस्सी क्यों काटी गई थी। क्या इसके पीछे भी कोई साजिश थी? दरअसल जहर तो उन्हें सोमवार की रात को ही दिया जाना था, जिस रात सिंथिया अपने दोस्तों के साथ उसके घर पे रुकी थी। उस रात अगर मिसेस इंगलथ्रॉप को वो जहर दिया गया होता तो वो ना घंटी बजा के किसी को बुला सकती थी, ना सिंथिया उनके कमरे के बगल में थी। इसलिए उनकी मौत तो बिल्कुल निश्चित थी। फिर आखिर जहर किस चीज़ में मिलाया गया था? पॉयरेट बताते हैं कि जो उन लोग को शक था कि जहर कॉफ़ी में मिलाया गया है, लेकिन वो कॉफ़ी जो थी वो तो पहले ही उस कारपेट पे गिर गई थी। कारपेट से उन्हें कॉफ़ी की सुगंध भी आई थी। जहर दरअसल मिलाया गया था मिसेस इंगलथ्रॉप की दवाई की शीशी में। वो एक ऐसा जहर था जो तुरंत असर दिखाता है। वो उस दवाई की शीशी में मिलाया गया था, एक ऐसी सिरप में जो वो रात को पी के सोती थी। लेकिन सोमवार की रात को वो इतना थक चुकी थी दिन भर के कार्यक्रम के बाद कि वो सिरप पीना भूल गईं। जहर देने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका पति मिस्टर इंगलथ्रॉप ही था। अब पॉयरेट पूरा प्लान डिस्क्लोज करते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर इंगलथ्रॉप अकेले ये काम नहीं कर सकते थे और इसमें उनका साथ दिया मिस हावर्ड ने। मिस हावर्ड यानी कि मिसेस इंगलथ्रॉप की बचपन की वो सहेली जो उनके साथ रहती थी और उनके पूरे घर की देखभाल करती थी, उनके स्टाफ की जो हेड थी। दरअसल जो मिस्टर इंगलथ्रॉप थे, जिनका नाम एल्फ्रेड भी था, वो मिस हावर्ड के दूर के रिश्तेदार थे। ये दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिस हावर्ड ने अपनी अमीर दोस्त को फांसा था, उनसे शादी कराई थी मिस्टर इंगलथ्रॉप की, और फिर उन्होंने एक तय प्लान के तहत ऐसी गुत्थी बनाई जिससे कि मिसेस इंगलथ्रॉप की हत्या के जुर्म में उनके दोनों बेटे जेल में सज़ा काटें और उनके पूरे पैसे पे ऐश करेंगे ये दोनों प्रेमी प्रेमिका। उस रात जब मिसेस इंगलथ्रॉप ने वो दवाई की शीशी में से जहर नहीं पिया और मिस्टर इंगलथ्रॉप ने ये बात देख ली कि उन्होंने जहर नहीं पिया है, तब उन्होंने मिस हावर्ड यानी अपनी प्रेमिका को एक चिट्ठी लिखी, जो कि उस समय एक झूठ मूठ की लड़ाई करके घर छोड़ के जा चुकी थी, जिससे कोई भी उन पर शक ना करे। उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा कि जो काम आज नहीं हुआ है वो कल रात हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मुझ पर विश्वास रखना। इतना ही उन्होंने लिखा था, या शायद कुछ और भी लिखने वाले थे। तभी शायद वहाँ कमरे में कोई आ गया और उन्होंने जल्दी से वो चिट्ठी अपने टेबल के अंदर रख दी। रात में जब मिसेस इंगलथ्रॉप आई, उन्हें कुछ ज़रूरी चिट्ठियाँ लिखनी थी, तब उन्होंने वो चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन उनके पास चिट्ठियों पे लगाने के लिए स्टैम्प नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने पति के ड्रॉर को खोला, उसमें स्टैम्प खोजा, लेकिन उन्हें स्टैम्प तो नहीं मिला, लेकिन उनकी प्रेमिका को लिखी हुई वो चिट्ठी मिल गई। वो तुरंत समझ गई कि उनकी प्रेमिका कोई और नहीं मिस हावर्ड ही थी। उनका दिल टूट गया। इसी उदासी में वो मंगलवार की सुबह को बहुत देर तक सोती रहीं। उन्होंने किसी के साथ नाश्ता भी नहीं किया। जब वो जागीं तब उन्होंने सबसे पहले अपनी वो विल को खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी विल में अपनी संपत्ति अपने बेटों के साथ अपने पति को भी देनी चाहिए थी, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनका पति उनको धोखा दे रहा है, तब उन्होंने एक नई वसीयत लिखी और उस वसीयत पे दोनों मालियों के हस्ताक्षर कराए।
वो वसीयत इन्होंने अपने उसी बक्से में रखी थी जो बक्सा रात को चोरी हो गया था। उन्होंने वो पुरानी वसीयत उस फायर प्लेस में जला दी, इसीलिए उन्होंने अपनी नौकरानी से आग मांगी थी। उधर मंगलवार की दोपहर को ही उन्हें इस सच्चाई का मालूम पड़ा कि किसान की लड़की से उनके बेटे जॉन का अफेयर चल रहा है। उन्होंने जॉन को इस चीज़ के लिए बहुत डांटा। उसके बाद मैरी को यह बात मालूम पड़ी। मैरी को लगा कि उसकी सास के हाथ में जो चिट्ठी है वो जॉन का लिखा प्रेम पत्र है, जबकि वो मिस्टर इंगलथ्रॉप की लिखी हुई चिट्ठी थी। मिसेस इंगलथ्रॉप अपना मजाक उड़वाना नहीं चाहती थीं, इसीलिए वो चिट्ठी उन्होंने किसी को नहीं दिखाई और ख़ुद अपनी मुट्ठी में बंद करके रखी रही। और बाद में वो जो चिट्ठी थी उसको उसी डिस्पैच केस के अंदर उन्होंने रख दिया। जब पॉयलेट उस कमरे से चले गए तब वो केस मिस्टर इंगलथ्रॉप ने ज़बरदस्ती एक नकली चाबी लगाकर खोला। उन्हें वो चिट्ठी मिल गई। वो जल्दी से उस चिट्ठी को फाड़ के फेंकना चाहते थे। उन्होंने इस चिट्ठी को फाड़ तो लिया, लेकिन तभी उन्हें वापस से पॉयलेट की चढ़ने की आवाज़ आई। उन्होंने रखे वहीं फूलदान में उस चिट्ठी को ठूंस दिया और वो फूलदान गलती से ज़मीन पर गिर गया, जो बाद में पॉयलेट ने उठाकर ऊपर टेबल पे रखा। उसके बाद से वह कमरा बंद कर दिया गया। पुलिस की हर समय उस कमरे पे नज़र रहती थी, आना जाना रहता था, इसीलिए किसी को शक ना हो, इसलिए मिस्टर इंगलथ्रॉप वापस से उस कमरे में नहीं गए और उन्होंने वो चिट्ठी निकालने का प्रयास ही नहीं किया। इधर मिस हावर्ड जो वापस घर में आ चुकी थी, वो रोज़ एक नया सबूत इकट्ठा करती थी जॉन और लॉरेंस के खिलाफ। किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ कि जो ये सारे सबूत हैं वो वही बना रही हैं। उसके बाद आर्थर पूछता है पॉयलेट से कि उस रात आखिर मिस्टर इंगलथ्रॉप का भेष बना के जहर खरीदने कौन गया था। वो जॉन तो था नहीं, ना लॉरेंस था, तो फिर वो था कौन? क्या मिस्टर इंगलथ्रॉप खुद गए थे? तब पॉयलेट उन्हें बताता है कि नहीं, वो मिस हावर्ड थी जिन्होंने नकली मूछें और वो कोट पहन के मिस्टर इंगलथ्रॉप का भेष धरा था। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंट कज़न्स थे, इसीलिए मिस हावर्ड मिस्टर इंगलथ्रॉप से कुछ रिजेंबल करती थीं। वो भी उन्हीं की तरह लंबी थीं, गोरी थीं और काफ़ी हट्टी कट्टी थीं। केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। जॉन और लॉरेंस अब छूट जाते हैं उस जुर्म जो उन्होंने किया ही नहीं था उसकी सज़ा काटने से, और मिस हावर्ड और मिस्टर इंगलथ्रॉप को सज़ा हो जाती है। कहानी में काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। कहानी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चाहें तो इस कहानी को एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। वैसे आपको इस कहानी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।